मैं मास्टर सुनील राज आपको हिंदी से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भले ही किसी भी भाषा या विषय से जुड़े हों, आपकी अंतरात्मा आज भी हिंदी से ही प्रेम करती है। दोस्तों, कहते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहक होती है। अगर भाषा जीवित है तो उस देश की सभ्यता तथा संस्कृति भी जीवित है। आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जापान एक हाई टेक्निकल सोसाइटी है। पिछले 50 वर्षों में जापान ने जो तरक्की की है वो सच में एक मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विकास के अलावा भी इन जापानियों में कुछ ऐसा है जो जापान को पूरी दुनिया में खास बनाता है, और वो है अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति के प्रति इसका असीमित प्रेम, इनका राष्ट्रवाद। इतना विकसित होने के बावजूद भी जापान ने अपनी परंपराओं और मान्यताओं को नहीं छोड़ा। 1945 में जब जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी भाषा व संस्कृति के बल पर दोबारा से उठ खड़ा हुआ। हमारी तरह अंग्रेजी का दामन नहीं थामा उसने। ये अपनी सभ्यता को कितना सर्वोपरि मानता है, इसका एक उदाहरण देखिए। जब जापान का नवनिर्माण शुरू हो रहा था तो जापान के कुछ बड़े होटलों में 2 प्रकार के कमरे बनाए गए। एक तो उनके जैपनीज स्टाइल में, जिसमें जमीन पर बिस्तर तथा पारंपरिक वस्तुएं व भोजन होता था, और दूसरे वेस्टर्न स्टाइल में, जिसमें एक बेड तथा अंग्रेजी स्टाइल की वस्तुएं व टॉयलेट होता था। खाना भी अंग्रेजी स्टाइल का ही होता था। जैपनीज पारंपरिक वस्तुओं वाले कमरे का किराया वेस्टर्न स्टाइल वाले कमरे के किराए से काफ़ी ज़्यादा होता था। फिर भी लोग अपना पारंपरिक कमरा ही बुक कराते थे। इससे सिद्ध होता है कि जैपनीज पैसे के मुकाबले अपनी संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते थे। और केवल जापानी नहीं, चीन भी अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए है। अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट पर जुर्माना केवल इस बात पर लगा दिया कि उसने अपने सामान पर लोगो अंग्रेजी भाषा में बड़ा और चीनी भाषा में छोटा लगा दिया था। तो चीनी अपनी मातृभाषा को लेकर इतना सतर्क है। जब बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चीन पहुंची तो चीन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसे चलाने की परमिशन तब दे सकते हैं जब आप इसे चीनी भाषा में बनाकर लाएं। लेकिन यही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब भारत आई तो यहाँ के सचिवों ने कहा कि इसे चलाने के लिए आपको भारतीयों को अंग्रेजी सिखानी होगी। और आज भारत में कंप्यूटर चलाने के लिए लोग अंग्रेजी के अधीन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 150 सालों की अंग्रेजी शिक्षा के बावजूद भी देश भर में मुश्किल से 10% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी को सही ढंग से बोलते व समझते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो हर एक भारतीय को अंग्रेजी सिखाने में लगभग 150 वर्ष और लग जाएंगे। जब इस देश में कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में आया तो लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई कि कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा में ही चल सकते हैं, अपनी मातृभाषा में नहीं। वो तो जब नासा ने बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है, संस्कृत की एल्गोरिदम दुनिया की सभी भाषाओं से अच्छी होती है, तब दुनिया को पता चला कि कंप्यूटर संस्कृत में भी चल सकते हैं। जब नासा के वैज्ञानिकों को संस्कृत की क्लास दी जाने लगी तब भी हमें नहीं लगा कि हमें मातृभाषा सीखनी चाहिए। अपनी मातृभाषा की महानता हमें तब भी समझ नहीं आई जब विदेशों में पाणिनि जी के संस्कृत व्याकरण का गुणगान होने लगा। अमेरिका का एक महान भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड, इसने 1940 के दशक में भाषा विज्ञान की नींव रखी थी। जब उसने कहा कि पाणिनि का संस्कृत व्याकरण दुनिया में मानव दिमाग की सबसे बड़ी खोज है, तब हमारे कान खड़े हो गए। एक अंग्रेजी लेखक टॉम स्की ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स के इंट्रोडक्शन में लिखा कि आई नो ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामेरियन दैट इज पाणिनि। तब हमारी आंखें खुली। तब हमारी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के विभाग खोले गए और तब वहाँ फिर से संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक हमने केवल उन्हीं तथ्यों को प्रमाणित माना है जो विदेशियों ने हमें दी है। हमने खुद कभी अपने ज्ञान, अपनी भाषा की कद्र नहीं की। चीन के एक एम्बेसडर हुशी ने कहा था
कि भारत वो देश है जिसने सीमा पर एक भी सिपाही भेजे बिना चीन को 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से अपना गुलाम बनाए रखा। जी हाँ दोस्तों, 2000 सालों तक। दोस्तों, चीन विभिन्न कला, आयुर्वेद, ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान सब भारत से सीखता रहा और कई चीनी दार्शनिक, कई चीनी यात्री भारत आए, जिन्होंने नालंदा से, तक्षशिला से शिक्षा ली और यहाँ से जाकर उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। चाहे ज्योतिष हो या मार्शल आर्ट, चीन ने सब भारत से ही सीखा है। लेकिन अंतर इतना रहा कि चीन उसे लेकर आगे बढ़ गया और हम धीरे धीरे उसे छोड़ते चले गए। आज बहुत देश ऐसे हैं जिनके नाम संस्कृत पर आधारित हैं या जिनकी भाषाओं में संस्कृत शब्दों की बाहुल्यता है, जैसे थाईलैंड। थाईलैंड के लोग अपनी थाई भाषा में थाईलैंड को थाई प्रत्यय बोलते हैं, जो दरअसल संस्कृत के शब्द थाई प्रदेश से बना है। ऐसे ही सिंगापुर संस्कृत के शब्द सिंगापुर से बना है, जिसका मतलब है शहरों का शेर। दोस्तों, अंग्रेजों के आ जाने से हमने इन देशों से अपने प्राचीन संबंध भी खत्म कर लिए और नए संबंध अंग्रेजों के हिसाब से स्थापित कर लिए, जबकि संस्कृत भाषा की छाप आज भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। इंडोनेशिया की भाषा का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत भाषा से निकला है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारतीय संस्कृति और दर्शन का जीता जागता प्रतिबिंब है। इसके अलावा एक छोटा सा देश है वियतनाम, जो सदैव से भारत को पवित्र भूमि मानता है, जहां आज भी संस्कृत भाषा में शिलालेख मौजूद है। जैसे जैसे हम अपनी मातृभाषा संस्कृत को छोड़ते चले गए, वैसे वैसे ये देश भी हमसे दूर होते चले गए। वो भारत जो कभी संपूर्ण विश्व का एक गुरु की भांति मार्गदर्शन करता था, वो आज खुद गुलामी की जिंदगी जी रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश की सीमाएं बढ़ी हैं, तब तब उस देश की भाषा का भी विस्तार हुआ है। सिकंदर के समय में ग्रीक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनकर सामने आई। जैसे जैसे रोम का साम्राज्य फैला, लैटिन भाषा भी कई देशों की भाषा बन गई। फ्रांसीसियों के विस्तारवाद ने फ्रेंच को भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाया और बिल्कुल इसी तरह ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के बल पर अंग्रेजी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सभी भाषाएं दुनिया में आई तो हैं, परंतु अपनी सेना के बल पर और अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर। इनमें से संस्कृत ही एक विशिष्ट भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो बनी, लेकिन सेना के बल पर नहीं, बल्कि अपनी बौद्धिक ताकत के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर, जिससे केवल एशियाई लोगों ने ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप ने, बल्कि संपूर्ण विश्व ने बहुत कुछ सीखा है। वरना जो भारत को गरीब और पिछड़ा बोलते हुए नहीं थकते, वो देश आज अपनी अपनी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के विभाग खोलकर न बैठे होते। और सबसे बड़ी बात, अगर संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं से श्रेष्ठ न होती, तो आज ये यूरोप के सभी देश मिलकर अपने खर्चे पर हर 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन न करवाते। आज जर्मनी के 14 बड़े विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के कोर्स उपलब्ध न होते। दुनिया तो समझ चुकी है, लेकिन हम कब समझेंगे? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की फिल्में भी हमारी संस्कृति का मजाक बनवाती हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि शुद्ध हिंदी या संस्कृत बोलने वाला सदैव हंसी का पात्र होता है। तिलक लगाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला अक्सर खलनायक की भूमिका में दर्शाया जाता है। ऐसा क्यों? अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति जानबूझकर लोगों में हीन भावना पैदा की जा रही है। सिनेमा की ही गलती नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। अब भी जाग जाइए। अगर देश की संस्कृति को बचाना है, देश की पहचान को बचाना है, तो पहले भाषा को बचाना होगा। दोस्तों, एक सवाल करता हूँ आपसे, आज कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर करते हैं? क्या आप करते हैं? आप भी नहीं करते, क्योंकि इस देश में एक भ्रम बन चुका है कि हस्ताक्षर केवल अंग्रेजी में ही अच्छे लगते हैं। तो उस भ्रम से बाहर आइए, मातृभाषा के महत्व को समझिए।
हिंदी से बिल्कुल मुंह मत मोड़िए, हिंदी से जुड़िए, हिंदी से जोड़िए। दिल को बेहद जो अजीज वो माता और मातृभाषा है, दोनों ने संस्कारों से व्यक्तित्व को मेरे तराशा है। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। मैं मास्टर सुनील राज हिंदुस्तान की मिट्टी से निकला वो अंगूठा हूँ जो हर भारतीय के माथे पर हिंदी का टीका लगाना चाहता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।